नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं शालिनी खंडेलवाल। देश दुनिया की तमाम खबरों पर डालेंगे नजर, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत नेपाल के बीच शिखर वार्ता के बाद रेलवे और ऊर्जा में सहयोग समेत 4 करार। नेपाल में रुपे कार्ड की शुरुआत। बिहार के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच रेल यात्रा को हरी झंडी। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतरिम व्यापार समझौता। हजारों भारतीय उत्पादों को मिलेगी शुल्क मुक्त पहुंच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ऑस्ट्रेलिया स्वाभाविक साझेदार। अशगाबाद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के बीच शिखर वार्ता। द्विपक्षीय क्षेत्रीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा। आपदा प्रबंधन समेत 4 समझौतों पर हस्ताक्षर। श्रीलंका में आपातकाल का ऐलान। आर्थिक संकट को लेकर जारी प्रदर्शनों के बीच सरकार का बड़ा फैसला। गिरफ्तार किए गए 54 प्रदर्शनकारियों में से 21 को जमानत। और देश भर में भारतीय नववर्ष की शुरुआत का स्वागत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। सभी के अच्छे स्वास्थ्य और उन्नति की कामना। हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ने 5 टन श्रेणी में हेलीकॉप्टरों के डिजाइन, विकास और संचालन में अपनी क्षमता दिखाई है और वैश्विक नेता बनने के लिए 10 टन वजनी भारतीय बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर के डिजाइन में प्रगति की आवश्यकता है। हैदराबाद में चेतक हेलीकॉप्टरों के डायमंड जुबली के मौके पर आयोजित समारोह में राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता पर बल दिया है। भारत एक ऐसा देश रहा है जिसने शस्त्र धारण नहीं किया है तो शास्त्रों की रक्षा के लिए। शास्त्रों का मतलब ज्ञान, शास्त्र मतलब हमारे सिविलाइजेशन वैल्यू, यानी शास्त्र मतलब सत्य, अहिंसा और शांति। किसी प्रकार की आक्रामकता भारत के चरित्र में कभी नहीं रही। पिछले कुछ वर्ष की परिस्थितियां आप देखेंगे तो पाएंगे कि शांति की सुरक्षा और सैन्य शक्ति के बीच संबंध और गहरे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने चंडीगढ़ में मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्र राज्य सहयोग पर आयोजित एक क्षेत्रीय बैठक में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उन्होंने केंद्र की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने महिलाओं और बच्चों में कमियों को दूर करने के लिए 3 महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हत्याओं के संबंध में गिरफ्तार किए गए 9 लोगों की फॉरेंसिक मनोवैज्ञानिक जांच कराने का फैसला किया है। जांच के दौरान एक मनोवैज्ञानिक उनके शरीर के साथ ही चेहरे की भाव भंगिमाओं पर नजर रखने के लिए मौजूद होगा और इन्हें सबूत माना जाएगा। क्रूज से मादक पदार्थ की बरामदगी मामले में एनसीबी के गवाह प्रभाकर सेल की महाराष्ट्र के चेंबूर उपनगर स्थित उनके घर में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। सेल को घाटकोपर के रजवाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की नागरिक अधिकार अधिवक्ता कल्पना कोटागल और प्रमाणित लोक लेखाकार विनय सिंह को प्रशासन में अहम पदों के लिए नामित करने की घोषणा की है। अफगानिस्तान के पश्चिमी प्रांत हेरात में बम विस्फोट में 12 लोग मारे गए और 25 घायल हो गए। विस्फोटक खेल के मैदान में दबाया गया था और जब युवा वहां खेल रहे थे तब उसमें विस्फोट हो गया। प्रांत के स्वास्थ्य अधिकारियों ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की है। अभी तक किसी गुट ने इस विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। दुबई में जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के उपायों पर चर्चा के लिए इस सप्ताह कई शिखर सम्मेलन हुए। सम्मेलन में माना गया कि तापमान वृद्धि को रोकने के लिए स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल बढ़ाना और जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में कमी लाना बेहद जरूरी है। भारत ने FIH जूनियर महिला विश्व कप में शानदार शुरुआत की है। आज अपने पहले मैच में भारत ने वेल्स को 5-1 से मात दी। भारत की ओर से लाल रिंडकी ने 2 गोल दागे। इसके अलावा लाल रेमसियामी, मुमताज खान और दीपिका ने गोल किया। भारत रविवार को पूल डी के अपने दूसरे मैचों में जर्मनी से भिड़ेगा।
आईसीसी महिला विश्व कप के फाइनल में कल ऑस्ट्रेलियाई टीम की भिड़ंत इंग्लैंड से होगी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने अलग अलग तरीके से फाइनल में जगह बनाई है। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के बीच आज दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने आपसी साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की, साथ ही सहयोग का अधिक विस्तार करने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया। बैठक के बाद प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने बिहार के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से सोलू कॉरिडोर, 132 केवी क्षमता की बिजली पारेषण लाइन और भारत सरकार की ऋण के तहत नेपाल में बनाए गए बिजली उपकेंद्र का भी उद्घाटन किया। दोनों नेताओं ने नेपाल में रुपे कार्ड की शुरुआत की। दोनों पक्षों ने रेलवे और ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग को विस्तार देने के लिए 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जबकि कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग की प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच बिजली सहयोग पर संयुक्त बयान इस क्षेत्र में भविष्य में सहयोग का ब्लूप्रिंट साबित होगा। हमने अपने सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, विभिन्न प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की और भविष्य की रूपरेखा पर भी विचार विमर्श किया। हम दोनों सहमत हैं कि हमें पावर सेक्टर में सहयोग के अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने कहा कि भारत के साथ नेपाल के संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। In view of Nepal's high potential for hydroelectricity generation and export, it is important to have broad understanding in power export cooperation between our two countries. So cross-border power trade remains a priority agenda during the discussion. I am happy that Nepal-India joint vision statement for power sector cooperation that we have agreed upon today, the mutual beneficial cooperation on hydroelectricity generation, transmission, cross-border. काठमांडू में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद पिछले साल जुलाई में 5वीं बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री देउबा की ये पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है। भारत और नेपाल के सदियों पुराने और मित्रतापूर्ण विशेष संबंध हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में सहयोग में महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिली है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया की। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री डैन टेहन ने एक ऑनलाइन समारोह में भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर दस्तखत किए। समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया टेक्सटाइल, चमड़ा, आभूषण और खेल उत्पादों समेत 95% से अधिक भारतीय वस्तुओं के लिए अपने बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। इस अवसर पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार को $27 अरब से बढ़ाकर अगले 5 वर्षों में 45 से $50 अरब तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। We are removing trade barriers and opening a plethora of opportunities in both goods and services, which would lead to a doubling of our trade in the near future. We expect at least a 1 million job creation in India in the next 4 to 5 years. ऑस्ट्रेलिया इस समझौते के तहत पहले दिन से निर्यात के लगभग 96.4% मूल्य पर भारत को शून्य शुल्क की पेशकश कर रहा है। इसमें ऐसे कई उत्पाद शामिल हैं जिन पर वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में 4 से 5% का सीमा शुल्क लगता है। इस समझौते से टेक्सटाइल और परिधान, चुनिंदा कृषि और मत्स्य उत्पादों, चमड़ा, जूते, फर्नीचर, खेल उत्पाद, आभूषण, मशीनरी, इलेक्ट्रिक सामान और रेलवे वैगन जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों को विशेष लाभ होगा। भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया 17वां सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है और ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत 9वां सबसे बड़ा साझेदार है। दोनों देशों के बीच 2021 में माल और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार $27.5 अरब था। 2021 में भारत से वस्तुओं का निर्यात
$6.9 अरब का था और आयात $15.1 अरब था। भारत की तरफ से ऑस्ट्रेलिया को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में प्रमुख रूप से पेट्रोलियम उत्पाद, टेक्सटाइल और परिधान, इंजीनियरिंग सामान, चमड़ा, रसायन, रत्न और आभूषण शामिल हैं। आयात में मुख्य रूप से कच्ची सामग्री, कोयला, खनिज और मध्यवर्ती सामान शामिल हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों के लिए वास्तव में एक अहम पल है। सचमुच एक वाटरशेड मोमेंट है। हमारी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने का बहुत पोटेंशियल है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस एग्रीमेंट से हम इन अवसरों का पूरा लाभ उठा पाएंगे। वहीं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मॉरिसन ने कहा कि यह समझौता भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया के करीबी संबंधों को और भी गहरा बना देगा। Some $282 million in new initiatives that my government has announced, including at the summit, which will drive our expanding cooperation. This is the single largest Australian government investment in our relationship with India, but it won't be the last. And now we mark another milestone in that relationship. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशखबत में राष्ट्रपति सरदार बर्दी मोहम्मदोव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति और संभावनाओं पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों देश बहुआयामी साझेदारी, आर्थिक संबंधों और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के प्रयासों को तेज करने पर भी सहमत हुए। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच आपदा प्रबंधन और वित्तीय सूचना सहित सहयोग के लिए 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। Energy was one of the key areas of our discussions today. On the Tapi pipeline, I suggested that issues related to security of the pipeline and key business principles may be addressed in technical and expert level meetings. तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा कि उनका देश भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन ढांचे में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार है और दोनों देश भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन से पारित रूपरेखा के तहत सहयोग को और बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज साबरमती आश्रम का दौरा किया। इसके अलावा उन्होंने संग्रहालय का भी दौरा किया और गांधी जी की प्रतिमा पर शीश झुकाए। साथ ही आश्रम में आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार दर्ज किए। आपके दोनों नेता गुजरात की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ को लेकर प्रस्ताव पारित होने के बाद आज हरियाणा में बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। इसमें इस प्रस्ताव पर गहरी नाराजगी जताई गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इस मामले को बेवजह तूल देने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके पार्टी के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने दिल्ली में अपनी पार्टी के नए कार्यालय अन्ना कलैगनार अरिवलयम का उद्घाटन किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर में संक्रामक रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोग के उपचार से बचाव महत्वपूर्ण है। ये जागरूकता का कार्यक्रम उसी बचाव के लिए हमें तैयार करने का माध्यम है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सफाई कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन कर दिया है। मानदेय बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। इसका लाभ उत्तराखंड के करीब 6000 पर्यावरण मित्रों को मिलेगा और इसके लिए सरकार को 4,38,12,000 का अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार उठाना पड़ेगा। असम सरकार ने प्रदेश के टी गार्डन में 100 नए उच्च माध्यमिक स्कूल खोलने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 800 टी गार्डन हैं। इसमें से 100 टी गार्डनों में बिल्डिंगों का निर्माण हो गया है। 10 मई से इन स्कूलों को खोला जाएगा।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने 1937 के बाद से सूचना और विधानसभा की कार्यवाही के समृद्ध भंडार को संरक्षित करने के लिए एक डिजिटल पुस्तकालय का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने विधायकों के लिए जिम सहित एमएलए क्लब का उद्घाटन भी किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की मौजूदगी में एकीकृत दीनदयाल हेल्थ केयर अस्पताल के निर्माण के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, दीनदयाल जनसेवा प्रतिष्ठान और जीएसआईडीसी के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अस्पताल में आयुर्वेदिक दवाएं और उपचार किए जा सकेंगे। ओडिशा सरकार ने ओडिशा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 के तहत प्रोत्साहनों के वितरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इसके तहत 1 सितंबर 2021 के बाद खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी पोर्टल के माध्यम से सीधा वाहन मालिकों को वितरित की जाएगी। तमिलनाडु सरकार ने संपत्ति कर की व्यापक श्रेणियों में संशोधन लागू करने की घोषणा की है। स्थानीय निकायों के लिए राजस्व एकत्रित करने के लिए कर में 150% तक की वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है। राज्य सरकार का दावा है कि इस बढ़ोतरी के बावजूद ये दरें अन्य राज्यों के मुकाबले कम हैं। दिल्ली फायर सर्विस ने अपने बेड़े में रोबोट मशीनों को शामिल किया है, जिसकी मदद से अब भीड़ वाले और सक्रिय जगहों पर आग बुझाने में मदद मिल सकती है। साथ ही जटिल से जटिल अवस्था में आग पर काबू पाने में सहायता मिलेगी। विभाग ने फिलहाल ऐसी 2 मशीनें खरीदी हैं। तेलुगु भाषी दोनों राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग चैत्र प्रतिपदा से शुरू होने वाला नववर्ष और उगादि का पर्व हर्षोल्लास से मना रहे हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने इस अवसर पर तेलुगु जनता को शुभकामनाएं दी। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कटरा के वैष्णो देवी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। नवरात्र को लेकर मंदिर का प्रांगण दुल्हन की तरह सजाया गया है। नवरात्र को लेकर सुरक्षा की खास व्यवस्था भी की गई है। इस साल मार्च महीने का उच्चतम औसत तापमान पिछले 122 सालों में सबसे ज्यादा रहा। वहीं अप्रैल का आगाज भी जबरदस्त तापमान के साथ हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल तापमान में गिरावट की कोई उम्मीद नहीं है। वहीं अगले 10 दिनों तक बारिश के भी आसार नहीं हैं। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास के दौरान आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा के जाखोड़ा में जैविक कृषि पर अपनी बात कही। उन्होंने जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए अपनी कवायद शुरू की। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्वदेशी और परंपरागत कृषि के लिए विभिन्न ब्लॉक बनाए गए हैं, जहां इस क्षेत्र के किसान जैविक खेती के विषय में सीखने के लिए आएंगे। यहां उस पद्धति को देखेंगे, सीखेंगे और जैविक खेती के माध्यम से न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाएंगे बल्कि अपने खेत को भी सुरक्षित रख पाएंगे। औषधियां, फूल, मेड़ों पर पेड़, ऊपर छप्पर पर सब्जियां, सब्जियों के बीज, अच्छी क्वालिटी के बीज, अपने पैदा करे हुए बीज, बिना फर्टिलाइजर के, बिना दवा के, ये यहां पर अनुसंधान और प्रायोगिक रूप से देखने का एक केंद्र बना है। इसके लिए मैं शुभकामना देता हूं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने आर्थिक संकट को लेकर देश भर में जारी प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक आपातकाल लगाने की घोषणा की है। गोटाबाया राजपक्षे ने शुक्रवार देर रात एक विशेष गजट अधिसूचना जारी कर श्रीलंका में तत्काल प्रभाव से सार्वजनिक आपातकाल लागू करने की घोषणा की। हालांकि जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति जारी रहेगी। इस दौरान प्रतिबंधों से संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ मौलिक अधिकार बाधित हो सकते हैं। आपातकाल का श्रीलंका में विरोध हो रहा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि ये प्रतिबंध पुलिस को गैर कानूनी रूप से एकत्रित होने वाले लोगों को गिरफ्तार करने की असीम शक्ति देते हैं। अमेरिका ने एक बार फिर से यूक्रेन को मदद देने का ऐलान किया है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने यूक्रेन को खुद की रक्षा करने की क्षमता को मजबूत करने के लिए $300 मिलियन तक की सुरक्षा प्रदान करने का ऐलान किया है। इस बात की जानकारी पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने दी है। जॉन किर्बी के बयान के मुताबिक यूक्रेन के सुरक्षा बलों को रूसी सेना से देश की रक्षा करने के लिए सैन्य उपकरणों के वास्ते अतिरिक्त $30 करोड़ की मदद दी जा रही है।
सैन्य उपकरणों की सीरीज में लेजर निर्देशित रॉकेट प्रणालियां, मानव रहित विमान, बख्तरबंद वाहन, अंधेरे में देखने वाले उपकरण और गोला बारूद आदि शामिल है। साथ ही इस मदद में चिकित्सा आपूर्ति और अतिरिक्त पुर्जे भी शामिल हैं। इससे पहले भी अमेरिका ने यूक्रेन को $50 करोड़ की अतिरिक्त मदद देने की घोषणा की थी, जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस का आभार व्यक्त किया था। चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुड़ी पड़वा, चेती चंद, नवरेह और साजिबू चेराओबा के अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने शुभकामनाएं दी हैं। हैदराबाद में तेलुगु नववर्ष उगादि के मौके पर आयोजित समारोह में शामिल होते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संस्कृति और विरासत की रक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पारंपरिक नववर्ष भारतीय संस्कृति और विविधता में एकता का प्रतीक है। देश भर में आज कई त्योहार एक साथ मनाए जा रहे हैं। ये दिन चैत्र नवरात्रि की शुरुआत का भी प्रतीक है, जहां देश के कई हिस्सों में नव संवत्सर और नवरात्रि मनाया जा रहा है। वहीं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में लोग उगादि मनाकर नववर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र और गोवा के लोग आज गुड़ी पड़वा का पर्व मना रहे हैं। वहीं आज कश्मीरी नववर्ष माने जाने वाला नवरेह भी पारंपरिक तरीकों से मनाया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं महाराष्ट्र में मनाए जा रहे गुड़ी पड़वा की तस्वीरों के साथ, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।